हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्योम टीवी। हम लोग क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले का क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आइडेंटिटी था, फॉर्मूला था, उसको हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 साइन A कोस A, नंबर 2 साइन C कोस C। इन ट्रायंगल राइट एंगल 8B, राइट एंगल 8B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कोस A, साइन C कोस C। क्वेश्चन लिखो। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। साइन A कोस A, साइन C कोस C का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक को 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री, बीच वन एंगल 90 डिग्री। देखिए ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल 8B, 90 डिग्री कहाँ पर है? एंगल B पर। तो एक बच गया A और एक बच गया C। यहाँ A दीजिए, यहाँ C दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 90 डिग्री कहाँ होगा? तो एंगल B पर होगा। अब देखिएगा AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। AB है 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC 7 सेंटीमीटर, है ना। देखिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो इतना याद रखना है, इतना ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता हमारा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे? तो बस वही पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ लिख लीजिएगा पाई क्या? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा? h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी हम ये एंगल का बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, या ये परपेंडिकुलर ये बेस। समझ रहे हैं बात को? ये अभी किसी को कुछ भी बोलिए, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम इस एंगल का बात करेंगे तो ठीक इसका ऑपोजिट साइड कौन होगा? ये होगा। तो ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। और जब इस एंगल का बात करेंगे, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, तब ये बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। बस समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे लंबा साइड होता है, वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। चलिए, तो h हमारा कितना है बताइए? h है AC स्क्वायर परपेंडिकुलर, चलिए इसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर। AC कितना? नहीं पता। AB हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 से कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 ठीक है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 25 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। दो को तो एक हो। इस तरह से हमारा AC निकल गया। कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक उतार लीजिए, तीनों साइड पता हो गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोग बनाएंगे ना, मैथ को सॉल्व करेंगे, तो कभी कभी हम लोग फिगर बनाएंगे भी नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, कब फिगर बनाएंगे और कब फिगर नहीं बनाएंगे। तो जब क्वेश्चन में एंगल बदल के रहे, सब जगह A नहीं दिख रहा है, A है, यहाँ C और C दिख रहा है। तो जब एंगल अलग अलग दिखे, तब आपको चित्र बनाने का जरूरत पड़ेगा।
और जब एंगल देखिए सेम रहता है ए ये भी ए रहता, या फिर सी 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 सब सी रहता, तो चित्र बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ए सी निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया? उधार लीजिए इसको। ओके सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा निकल गया। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 में 2 क्वेश्चन शामिल है। 1 में 2 क्वेश्चन शामिल है। नंबर 1 क्या कहता है, साइन ए का वैल्यू निकालना अलग से और फिर कोस ए का। साइन ए का अलग से और कोस ए का। तो अब बताइएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या याद किए थे? साइन थीटा इक्वल टू याद किए थे p/h। थीटा हमारा एंगल, तो ए हमारा एंगल p/h होता है ना? हाँ सर। p/h होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा एंगल है? ए है। इस एंगल का बात हो रहा है, तो ठीक इसका सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और एच अपना जगह पर फिक्स है। बस समझ रहे ना? एंगल ए का बात कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। एंगल ए का बात किए तो इसके सामने ये p, तो p हमारा क्या हो गया? bc। और h हमारा क्या है? h हमारा क्या है? ac। इस तरह से कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ये और ये कट गया तो आंसर कितना आया? 7/25। तो साइन a इक्वल टू 7/25। ये समझ में आ गया? चलिए दूसरा ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो कैसे जाने कौन p कौन h? तो ध्यान दीजिए कि एंगल क्या है? एंगल हमारा a लिया गया, c तो नहीं लिया गया है। तो a का सामने वाला क्या कहलाएगा? p। और ये हमारा b बनेगा और ये तो h ही रहेगा। p/h यानी कि p/h 7/25। समझ रहे ना बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 नहीं, इसी में और एक क्वेश्चन शामिल है। और एक क्वेश्चन है एंड कोस ए। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या याद किए हैं? कोस थीटा इक्वल टू याद किए होंगे b/h। कोस थीटा इक्वल टू b/h। तो हमारा थीटा की जगह क्या दिख रहा है? a। यही एंगल का बात हो रहा है, तो यही b होगा और यही b होगा। b/h तो b हमारा क्या? b/h b हमारा क्या? ab। h हमारा क्या? ac है ना? ab कितना है देखिए तो, AB है 24 सेंटीमीटर और H में H हमारा कितना है? H 25 सेंटीमीटर। ये से ये कट गया, आंसर क्या दिया? 24/25। बात समझ में आया? cos थीटा इक्वल टू b/h। तो b हमारा क्या? ये डिपेंड करता है एंगल पर कि a है कि c है। a है ये p, तब ये b। b/h लेना है, ये b और ये h। क्लियर हो गया ना? ये चलिए समझ गए तो उतार लीजिए। सर एक बार उसको समझा दीजिए कि ए के किस कौन सा वाला कोना पी होगा? हाँ देखिए बार बार कह रहे हैं कि एंगल ए जो है ठीक इसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। इसका ठीक ये कहलाएगा। ये एंगल ये इसका ऑपोजिट ये हुआ। ये दोनों जो है ना इसका एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल का। ठीक है, तो एडजेसेंट हो गया ये दोनों और इसका ऑपोजिट हो गया ये। इसका एडजेसेंट हमेशा 2 को होता है, या तो ये साइड का या तो इस एंगल का, या तो ये साइड इस एंगल का, या तो ये साइड। लेकिन जब हम ऑपोजिट का बात करते हैं तो ठीक सम्मुख भुजा सामने का, जिसका ऑपोजिट ये हुआ कि नहीं? अगर ये एंगल लेते तो इसका ये होता। बात समझ रहे? ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिए, समझ गए ना? आगे देखते हैं। चलिए 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी तक हम लोगों ने पिछला क्लास में सारा फार्मूला देख लिया था। ठीक है, दो फार्मूला और था, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो टेन कोट का उल्टा होता है, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। बात समझ आए? अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो यहाँ भी स्क्वायर देते, यहाँ भी स्क्वायर देते। जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। कोट थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आए? ये दोनों फार्मूला पिछले क्लास में रख गया था, इसको उतार लीजिएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटा साइन। क्लास 10 के लिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है। क्लास 10 के लिए ये बिल्कुल नया चीज है। अभी तक समझ में आ रहा है? ये जो थीटा है ये एंगल को इंडिकेट करता है, हमेशा याद रखना। ये थीटा किसको इंडिकेट करता है? एंगल को इंडिकेट करता है। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। साइन सी है, ध्यान दीजिएगा, सी है। ठीक है, अच्छा लेकिन जो भी है साइन थीटा इक्वल टू क्या सीखे हैं? p/h। तो c है। अब ये एंगल लेंगे तो ठीक इसके सामने वाला ये कहलाएगा कि नहीं? तब ये बन जाएगा p, काट दे रहे हैं, और ये बन जाएगा क्या? p। ये काट दे रहे हैं, ये p और ये p। h अपना जगह में फिक्स रहेगा। ठीक है ना?
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या सीखे हैं, पी बाई एच। तो पी मेरा कौन, पी है हमारा क्या, ए बी। पी हमारा क्या है, ए बी, और एच हमारा क्या है, ए सी। पी देखिए कितना है वो 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। कट गया ये 24/25 बन गया। और एक क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना, ये क्लियर है। उसके बाद कोस सी, फिर यही एंगल का बात करें तो यही पी होगा और यही पी होगा। कोस थीटा इक्वल टू क्या सीखे हैं, बी बाई एच। तो बी हमारा कितना, बताइए, BC और H हमारा कितना, AC। ये है 7 सेंटीमीटर BC, देख लीजिए, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर। ये से कट गया तो आंसर कितना है 7/25 सेंटीमीटर, 7/25। ये तो कट गया 24/25। समझ रहे हो बात को, क्लियर होगी, उतार लीजिए। चलिए समझ गए, आगे बढ़े। 7/25 होगा, यस। फिर से देख लीजिए, कोस सी है, ये सी है, इसके सामने ये पी, तो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी, और ये हमारा एच। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या सीखे हैं, बी बाई एच। तो बी हमारा कितना, बी हमारा BC, तो देखिए BC लिखे हैं, एच हमारा AC, तो देखिए AC लिखे हैं, 7/25। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। इन फिगर 830 इस तरह लिखा हुआ है, फाइंड 10p माइनस 4r। इतना दिया हुआ है, इसके लिए फिगर दिया है, इसके लिए फिगर बना हुआ है। ये p है, r है, q है, 90 डिग्री। ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, 10p माइनस, फिर से क्वेश्चन मिला करें, फाइंड 10p माइनस 4r। और ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है। क्या करेंगे बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 10p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना है, 10p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता होना चाहिए। इसमें दो साइड पता है, एक साइड पता नहीं है। ये हाइपोटेनस, ये P और ये B परपेंडिकुलर बेस, या फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अभी हम बदल सकते हैं क्योंकि हम एंगल का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या होगा सर, बाय 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम 144/169। देखिए सॉल्व करते हैं ना। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेते हैं PQ को और बेस ले लेते हैं QR को। तो PR कितना 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PQ कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, QR कितना नहीं पता, 12 बर में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 तेर में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस QR नहीं पता। चलिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले जाते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में तो माइनस में हुआ ना, इधर बचा QR स्क्वायर, घटाइए कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। अभी देखिए अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो √25 होगा कि नहीं होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, दूगो तो 1 हो, यानी QR हमारा कितना निकला 5। ये हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बनाते हैं 10p माइनस 4r का वैल्यू निकालना है। 10p माइनस 4r का ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या याद किए हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, और कोट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा b बाई p। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा एंगल है, p है ना। तो p का ठीक सामने वाला क्या, इस एंगल का सामने वाला ही क्या कहलाएगा p, और जो बच गया इधर वाला क्या कहलाएगा b। और ठीक जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है। फिर से सुनिए कौन सा एंगल ले रहे हैं, p ले रहे हैं, p इसके सामने वाला ऑपोजिट क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर,
जो बचा इधर वाला बेस और ये हाइपोटेनस अपना जगह में फिक्स होता है। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो पी मेरा क्या है, पी मेरा क्या है क्यू आर, और बी मेरा क्या है बताइए पी क्यू माइनस। अब ध्यान दीजिए आर देखिए, अब इस एंगल को लेना है तो ठीक इसके सामने क्या कहलाएगा, इसके सामने क्या कहलाएगा पी, इसको काट दे रहे हैं, इसको पी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो पी था अब जो बचा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब क्या याद किए हैं, हाइपोटेनस अपना जगह में फिक्स होता है। देखिए कोट थीटा इक्वल टू क्या बी बाई पी, बी मेरा कौन क्यू आर, पी मेरा कौन, पी मेरा कौन पी क्यू। बात समझ में आ रहा है ना। जब हमने पी लिया इसके सामने ये पी बना और ये बी बना, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी, तो ठीक लिखे हैं क्यू आर और बी मेरा पी क्यू, समझ रहे हैं ना। जब ये एंगल ये आर ले इसके सामने ये पी और कोट थीटा इक्वल टू पी बाई पी, बी लेना है क्यू आर बाई पी क्यू, समझ रहे हैं। चलिए क्यू आर बताइए कितना है, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है, चलिए देखिए पी क्यू कितना था यहाँ से देख सकते हैं, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, चित्र में भी देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर कितना है, यहाँ से देख सकते हैं क्यू आर निकल गया, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ये तो सेम है ना, पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बाई पी क्यू 5 बाई 12 समझ रहे, सेम चीज है। एक माइनस में ये पूरा माइनस में और ये क्या चीज में प्लस में, काट दीजिए आंसर क्या आएगा हमारा जीरो, आंसर आएगा हमारा जीरो, उतार दीजिए। समझ गए क्या ये, सर एक बार फिर से समझिए, समझ गए ना। देखिए फिगर, तो ये हमारा फिगर था पी क्यू आर, ये 12 था और ये 13 था, ये साइड पता नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने क्या निकाल लिया, क्यू आर निकाला, क्या निकाला क्यू आर तो कितना निकला था 5, यानी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है, ट्रायंगल का तीनों साइड पता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, tan p माइनस कोट r, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, तो p है यहाँ एंगल, देखिए यहाँ इसको फिर से लिख लिए, p है एंगल p, ये p इसके सामने ये p और ये बन गया p, समझ पा रहे हैं ना। tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है, ये p बना तो q r, ये b बना तो p q, q r बाई b q, और कोट r है। अभी पलटिएगा नहीं, ये मत बोलिए सर tan का अपोजिट होता है, नहीं देखिए एंगल तो चेंज हो गया ना, ये r है तो ये r और इसके सामने ये बन गया p और ये बन गया p, h अपना जगह फिक्स, कोट थीटा इक्वल टू क्या था b बाई p, तो कौन बना p, कौन बना p, ये बना p q r और p मेरा कौन p q, समझ रहे हैं ना। ये सेम चीज बैठा दिए वैल्यू, देख लीजिए q r कितना था 5 था, p q कितना था, p q 12 था ना, यहाँ भी वही चीज बैठा, एक ये पूरा प्लस में और ये मेरा ये पूरा माइनस में और ये मेरा प्लस में, कट गया तो आंसर कितना आया जीरो, समझ गए ना ये। यस सर। ठीक है आगे बढ़े तो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a, cos a and tan a। if sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a, cos a and tan a। चलिए ठीक है, sin a equal to 3/4, calculate cos a and tan a। देखिए हमने अभी तुरंत कहा था, अभी हमने क्या कहा था कि जब एंगल सेम दिखे तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, एंगल सेम दिखे तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी में एंगल सेम है तो वही p होगा, समझ रहे बात को, और वही p होगा, उसमें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लेकिन इतना तो पता होना चाहिए भाई, जब फिगर नहीं बनाए तो तीनों साइड तो पता होना चाहिए ना, तीनों साइड पता होना चाहिए। अच्छा जो गिवन है, क्या गिवन है बताइए, sin a इक्वल टू 3/4, sin थीटा इक्वल टू क्या याद किए हैं बताइए, sin थीटा इक्वल टू क्या याद किए p बाई h, तो ये हमारा p बन गया, ये हमारा h बन गया, p हमारा कितना h और हमारा कितना नहीं h हमारा कितना 4, समझ रहे ना बात को, ये p और ये h, इसमें k लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या लगाएं। जब हमने अलग अलग लिखा तो साइड का कुछ तो लेंथ होगा ना, मतलब हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है ये कि 3 इंच हो सकता है 3 mm हो, बात समझ रहे हैं ना, तो ये तो कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, तब ना समझ रहे कि फिर रेशियो करेंगे 3k/4 के, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 3/4 बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ रहे, मतलब साइड का लंबाई या तो सेंटीमीटर होगा या तो mm में भी हो सकता है, mm तो बहुत है, ठीक है। तो
तो ये यूनिट लगाना जरूरी है, अलग अलग करेंगे तो यूनिट लगाना है, उसके बाद जब रेशियो करेंगे यूनिट से यूनिट कट जाए केवल रेशियो बचे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, पी और एच दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहे आप लोगों से, sin a इक्वल टू 4/3 हो सकता है कि नहीं? sin a इक्वल टू 4/3 क्या पॉसिबल है या नहीं बताइए? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सर वो अपोजिट हो गया उसका वैल्यू। नहीं नहीं, वो बात नहीं, समझिएगा, ये हम तो जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, p/h, और h जो हाइपोटेनस है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, यानी ये बड़ा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका देखिए, इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है, तो 11वां नंबर में जो ट्रू फॉल्स है ना, वहां पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि किसी भी sin थीटा के लिए 4/3 या कोई भी वैल्यू होगा, नीचे कम दिया रहेगा, ऊपर ज्यादा दिया रहे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बस में रहे कि कोई वैल्यू ये पॉसिबल है या नहीं, मतलब लिख दिया किसी भी sin थीटा के लिए 4/3 होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स होगा ना? ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ से और भी समझ लीजिएगा, और भी समझ लीजिए, जब साइन ए लिखे है ना, तो साइन ये नहीं बोलिएगा कि साइन अलग है और ए अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट किया हुआ, नहीं, कभी नहीं सोचना है ऐसे। साइन और ए एक दूसरे से अगर जैसे ही अलग कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाता है, मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाता है। समझ रहे, इसका उत्पत्ति ही एक साथ हुआ है, इसको एकदम याद रखना है, ये दोनों को कभी हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ये मीनिंगलेस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स में फिर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी sin थीटा या जो भी है, अगर अलग अलग क्या वो दोनों प्रोडक्ट के रूप में होता है, ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स। अलग अलग करेंगे तो वो दोनों क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, इसको याद रखना है, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। P दिया है, H दिया है, क्या निकालना है इस बार? P का जरूरत पड़ेगा नहीं, मतलब बेस चाहिए ना, P दिया H दिया तो बेस चाहिए ना। चलिए यूज कीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू 5 आएगा सर, p² प्लस b² देखते हैं, p हमारा कितना, p है 3k, p हमारा 3k का स्क्वायर, b हमारा कितना, b नहीं पता, h कितना 4k का स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर, 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 16 में हो गया तो 7k स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर 7k स्क्वायर। समझ रहे ना बात को? क्या निकला, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर में निकले क्या होगा? सर एक मिनट, हमको समझ में नहीं आया, जैसे हम बोले 16 स्क्वायर 16 प्लस 9 तो 25 होना चाहिए ना सर, तो ये प्लस कैसे करेंगे, प्लस ये 9 प्लस में इधर उठ के क्या इधर आया, क्या चीज हो गया, तो सर अगर 16 उधर जाएगा फिर नहीं तो भी माइनस ही होगा, माइनस ही होगा। हर हाल में रूट अंडर 7 ही आएगा। ये बेस फार्मूला हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आपका दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग इसका तीनों का अपना अलग अलग फार्मूला याद कर लेते हैं। बेस फार्मूला तो यही हुआ, यहाँ से आप ये फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर p² निकालना रहे तो h² माइनस b² करोगे, अगर b² निकालना रहेगा तो h² माइनस p² करोगे। और समझ रहे हैं ना, हमें निकालना क्या था, b², यानी कि इसी फार्मूला को यूज करेंगे ना, b निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। h कितना है बताइए, h कितना है, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, देख लीजिए माइनस ही होगा, 3 3 जा 9k स्क्वायर, माइनस ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट करेंगे। समझ रहे ना बात को? ठीक है, तो ये बेस फार्मूला, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, हमेशा h बड़ा होता है तो शुरू में ही h लिखेंगे, बाद में अगर p निकालना है तो b रख देंगे, b निकालना है तो p रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बेस फार्मूला तो ये हमारा हो गया। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी कि p भी पता है, b भी पता है और h भी पता हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, क्या निकालना है, cos a, तो cos थीटा इक्वल टू क्या, b बाई क्या होता है h, तो b हमारा कितना रूट अंडर 7k, h हमारा कितना, h कितना बताइए 4k, ये से ये कट गया, रूट अंडर 7/4 निकल गया ना ये। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है, tan a निकालना, यही निकाल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इधर उतार लिए, समझ गए क्या, समझ गए ना? चलिए ठीक है। अच्छा वैल्यू इधर मिटाते हैं, इधर मिटा, b हमारा कितना निकला था, चलिए ठीक है। अब क्या निकालना है, tan a, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, कितना
3 के b कितना निकला था रूट अंडर 7 के ये से कट गया 3 बाय रूट अंडर 7 3 बाय रूट अंडर 7। चलिए आंसर निकल गया। पहला का आंसर इसका आंसर कितना आया रूट अंडर 7/4। इसका आंसर कितना आया 3 बाय रूट अंडर 7 3 बाय रूट अंडर 7 उतार लीजिए। चलिए ओके सर। चलिए एक थोड़ा सा और एक चीज सीख लीजिए कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कौन रेशनल है या इरेशनल नंबर है। बात समझ रहे कौन रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए अगर ये देखिए रूट अंडर 7 रेशनल है या इरेशनल, क्या बोलेंगे रूट अंडर 7 रेशनल है या इरेशनल, रेशनल है या इरेशनल, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्यों तो सिंपल सा बात है, इसको याद रखना है कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर यदि आपका प्राइम नंबर हो, क्या हो स्क्वायर रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर हो तो आपका रिजल्ट क्या देता है इरेशनल नंबर देता है। इरेशनल का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसका मतलब कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे एक तो निकलेगा नहीं और दूसरा निकालेंगे तो पॉइंट के बाद क्या होगा बताइए, पॉइंट के बाद वो रुकेगा नहीं। चलिए यहाँ पे समझ गया ना, इसका वैल्यू निकल गया, समझ गया ना। इसका वैल्यू देखिए ऐसे बता रहे कि रूट अंडर 7 के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो रूट अंडर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो हमारा क्या कहलाता है इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है इरेशनल नंबर। रेशनल किसको बोलते हैं देखिए रेशनल और इरेशनल। देखिए रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर। बात समझिएगा, इसको हम लोग फिर से सुनिए क्या कहते हैं रेशनल नंबर बाई के रूप में। अच्छा जब बाई के रूप में लिख दिए हैं, सुनिएगा बात, जब बाई के रूप में लिख दिए हैं तो उसका डेसिमल करेंगे तो कुछ तो आएगा ना, डेसिमल करेंगे तो कुछ तो आएगा ना। तो या तो डेसिमल करने पर पॉइंट के बाद, ध्यान समझिएगा, पॉइंट के बाद या तो रुक जाएगा, पॉइंट के बाद क्या होगा रुक जाएगा। एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं हमारे पास है, देखिए हमारे पास है 5/4 क्या है 5/4। तो अगर हम इसका डेसिमल में लाना चाहेंगे तो 25 25 125 इतना होगा कि नहीं 1.25 होगा ना। तो पॉइंट के बाद रुक गया कि नहीं, पॉइंट के बाद क्या हो गया रुक गया। और अगर चलिए इसको हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जिसको हम डेसिमल में लाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा रुक जाएगा, पॉइंट के बाद क्या होगा रुक जाएगा। अच्छा और दूसरा हो सकता है कि पॉइंट के बाद ना रुके, हो सकता है कि पॉइंट के बाद ना रुके, लेकिन उसका भी दो कंडीशन है, उसका भी दो कंडीशन, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। ध्यान से समझिएगा कि हो सकता है पॉइंट के बाद ना रुके, जैसे कि 0.121212 ये नहीं रुक रहा है। तो पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन नहीं रुकने का 1 2 1 1 2 2 1 या 1 2 चलिए 1 2 1 1 2 1 1 2 देखिए 1 2 1 2 2 1 2 2 2 ध्यान दीजिएगा। तो डेसिमल में लाने का ये दो कंडीशन, पहला में जो है ना ध्यान से अगर इसको देखिएगा ना हम इसमें से रेकरिंग चढ़ा सकते हैं कि हमारा 12 रिपीट कर रहा है, 12 क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें जो हम रेकरिंग नहीं चढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए कि पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग आ रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। बोलिएगा नहीं सर 1 और 2 ही तो रिपीट कर रहा है, ऐसा बात नहीं। 2 यहाँ एक बार था, बाद में 2 बार है, बाद में 3 बार है, बाद में 4 बार हो सकता है, समझ रहे ना बात को। तो पॉइंट के बाद इसको मान लेते हैं हर बार अलग अलग। तो एक बार और है उसको समझ लीजिए, तो बोलिएगा सर तब हम ऐसे काहे देते कुछ दे देते बात समझ रहे हैं, ऐसे करके कुछ दे देते। लेकिन ऐसा बात नहीं, अगर इस तरह भी देते हैं तो मान लेते हो सकता है इतना नंबर फिर से रिपीट कर जाए, इतना नंबर फिर से, इसमें हम श्योर नहीं है कि हर बार यही मतलब कि ये रिपीट इतना कर सकता है, लेकिन इसमें हम श्योर हैं कि इसको हर बार मान लेते अलग अलग ही देगा। बात समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिखे, इसमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि हर बार अलग अलग आएगा। लेकिन इस तरह से लिख देंगे तो हो सकता है कि इतना आपका फिर रिपीट कर जाए, समझ रहे हैं ना। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर p/q में है बट्टा में है तो उसको रेशनल कब कहेंगे,
तो रेशनल कब कहेंगे? तो सुनिए, रेशनल कब कहेंगे? तो जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। और दूसरा, अगर डेसिमल के बाद शांत नहीं होता तो ऐसा होना चाहिए था, रिपीट करना चाहिए था, ये वाला केस। इसको बोलेंगे रेशनल नंबर के एग्जांपल हुआ, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर का, और इसको भी बोलेंगे रेशनल नंबर का। समझ रहे ना बात को? रेशनल नंबर मतलब इसको आप बट्टा के रूप में बदल सकते हैं और इसको भी बट्टा के रूप में बदल सकते हैं। तो जो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं जिसको, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं कि नहीं कहते? बताइए। रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें पता चल रहा है कि हर बार अलग अलग है, इसको हम बाई में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। मतलब ये जो एग्जांपल हुआ हमारा, किसका एग्जांपल हुआ? इरेशनल नंबर का। किसका एग्जांपल हुआ? तो हम अब यहाँ से समझ में आएगा कि अगर इसका डेसिमल में लाना चाहिएगा ना, तो पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग आएगा, हर बार अलग अलग आएगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? इरेशनल नंबर का। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया ना? अच्छा, प्राइम नंबर कैसे पकड़ते हैं बताइए तो? प्राइम नंबर कैसे पकड़ते हैं कि किस नंबर को हम प्राइम नंबर समझ सकते हैं? बताइए, प्राइम नंबर का एग्जांपल दीजिए तो। प्राइम नंबर का एग्जांपल दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राइम नंबर का एग्जांपल दीजिए, बताइए प्राइम नंबर के एग्जांपल। जिसका केवल 2 हाथ दिखे, जिसका केवल 2 हाथ दिखे। नहीं समझ में आ रहा? जैसे कि 3 लिए, किससे कटता है बताइए? 1 से और खुद से कटता है। जैसे कि 5 लिए, किससे कटता है? 1 से और खुद से कटता है। जैसे 7 लिए, 1 से कटता है और 7 से कटता है। बात समझ में आ रहा? हाँ सर। समझ में आ गया होगा कि जिसका 2 हाथ दिखे, अगर इसके अलावा तीसरा हाथ दिख जाए तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसमें 2 नहीं हो सकता है प्राइम नंबर में। अच्छा, प्राइम नंबर में 2 छूट गया, एक ये और दूसरा ये। बात समझ रहे हैं ना? तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन 1 है क्या? नहीं, 1 सिर्फ 1 से ही कटता, एक ही हाथ। कम से कम 2 से 2 हाथ, ना 2 से अधिक ना 2 से कम। समझ गए होंगे?